हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग स्टडी करेंगे 116 लेक्चर नंबर। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो विधि है भोजन के जो प्रकार हैं वो किसी भी जीव से सबसे ज़्यादा है, और इसलिए कहा जाता है कि वो सर्वव्यापी सब जगह पाए जाते हैं। तो सब जगह वही रह सकता है जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वैरायटी सबसे ज़्यादा हो, भोजन के प्रकार की विधियाँ सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वैसे तो ये कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फेवरेबल इसका रिप्रोडक्शन है वो है बाइनरी फिशर, द्विविखंडन जिसे कह सकते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बड़ी तेज़ी से डिवाइड होते हैं। कहा जाता है कि अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर बैक्टीरिया प्रति 20 मिनट में एक बार डिवाइड हो जाता है ना। ऐसा एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेनेशन है। 12th की एनसीईआरटी में आप समझोगे मीजेल्सन जो स्टॉल का एक्सपेरिमेंट है वो हर 20 मिनट बाद वहाँ से परीक्षण के लिए सैंपल निकालता है। 20 मिनट, 40 मिनट, 60 मिनट, 80 मिनट। वो इसीलिए निकालता है क्योंकि बैक्टीरिया हर 20 मिनट में एक बार डिवीज़न शो करता है। उसके बाद में जब विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं तो ये कुछ एंडोस्पोर का निर्माण भी करते हैं, है ना। स्पोर फॉर्मेशन इसको बोलते हैं, है ना। जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं वो कॉनिडिया भी बनाते हैं। तो इस तरीके से कहा जाता है। पहले आरपीएमटी में इन पे कई और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ते थे। तो ख़ास तौर से हम यहाँ पर बाइनरी फिजन पढ़ने जा रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंडोस्पोर पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि स्पोर का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। हम फिलामेंटस बैक्टीरिया में थोड़ा कॉनिडिया की बात करेंगे। फिर इसमें रिप्रोडक्शन कहा तो यहाँ तक जाता है कि बैक्टीरिया में जो लैंगिक प्रजनन की विधियाँ हैं वो सत्य नहीं है, बिकॉज sexual reproduction require 3 different stages. Number 1, a meiosis process, formation of gamete process and fertilization process. But bacteria lack all these 3 process. जीवाणुओं में ये तीनों ही विधियाँ अनुपस्थित होती हैं। ना तो गैमीट बनते हैं, ना फर्टिलाइजेशन होता है, ना यहाँ पर मियोसिस होती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, मियोसिस और माइटोसिस तो हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये सेगमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो हमारे लिए ख़ास हो जाता है। हमें इस रिप्रोडक्शन की ज़रूरत कई जगह आगे भी होगी। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र 12th की एनसीईआरटी में ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट से नाम से किया गया है। आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स, तब जाके आपको ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट में आपके ट्रांसडक्शन प्रोसेस। तो हम उन्हें यहीं पढ़ना चाहेंगे, इससे हमें बैक्टीरिया की बात भी समझ में आ जाएगी। ट्रांसडक्शन याद करो, बैक्टीरियोफाज की लाइफ साइकिल को एक्सप्लेन करने में हमने यूज किया था। तो ये कम से कम 4-5 जगहों पर आपको बायोलॉजी में रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए एक बार ठीक से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कह सकते हैं जीवाणु में निम्न प्रकार से प्रजनन संपन्न होता है। पहला बाइनरी फिजन, द्विविखंडन, ठीक है, द्विविखंडन। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, अलैंगिक जनन जिसे कह सकते हैं। और तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले बाइनरी फिजन की बात करेंगे। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में, अनुकूल वातावरण में जीवाणु प्रत्येक 20 मिनट के पश्चात एक बार असूत्री विभाजन द्वारा, असूत्री का मतलब एमाइटोसिस, असूत्री एमाइटोसिस विभाजन द्वारा विभाजित होते हैं। विभाजित होते हैं, ठीक है। हाँ, आता है इसको इमोर्टल, इसमें जीवाणु के अमरत्व की बात होती है, जीवाणु कभी मरते नहीं, है ना। अतः जीवाणु भी अमरत्व प्रदर्शित होते हैं, अमर दर्शाते हैं, ठीक है। इसमें केंद्रक विभाजन एवं कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन एक साथ संपन्न होता है। ठीक है, इनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाटीलो आदि प्रदर्शित नहीं होते, प्रदर्शित नहीं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ होता क्या है, देखो जरा, ये है एक बैक्टीरिया, क्लियर। अब इस बैक्टीरिया में यहाँ मीजोसोम भी है, क्या है, ऐसे, यहाँ पर भी है ऐसे, एक्चुअली ये जो पॉइंट है, और यहाँ कौन है, इस जगह इसका डीएनए भी डिवाइड होता है ना, ऐसे। तो ये डीएनए डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, क्लियर। अब क्या होता है कि ये जो मीजोसोम है, ये कौन है,
मीजोसोम। ये क्या करता है, अब ये बैक्टीरिया इस जगह से ऐसे डिवाइड होना स्टार्ट होगा और इसी दौरान ये यहाँ से खुलेगी और ये लगभग यहाँ से खुलने के बाद में इससे अटैच हो जाएगी ऐसे ऐसे, और इसी दौरान इसका डीएनए यहाँ बंटना स्टार्ट हो जाए। क्लियर। और फाइनली ये दो बैक्टीरिया जनरेट हो जाएंगे। या नीचे देखते हैं, ये यहाँ इस तरीके से और यहाँ इस तरीके से ये दोनों बैक्टीरिया बन जाएंगे, है ना, ऐसे। तो ये इनका डीएनए होगा, ये इनका डीएनए होगा। तो ये चीज़ है। तो यहाँ ये क्या बन गई, दो डॉटर सेल। ये तो है पेरेंटल सेल। कौन है, पेरेंटल सेल। और इसमें टाइम कितना लगा है, 20 मिनट्स। और ये क्या कहलाएंगे, डॉटर सेल, पुत्री कोशिका। ठीक है। तो ये हो गई पुत्री कोशिका यहाँ पर, है ना, इस तरीके से। और ये मीजोसोम ने इस वर्क को संपन्न किया ऐसे। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज जीनोम ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का जीनोम। तो ये प्रोसेस कहलाती है बाइनरी फिजन। ठीक है, प्रत्येक 20 मिनट में ये डिवाइड हो जाता है। इसे एक्चुअली एनसीईआरटी ने डायग्रामेटिक फॉर्म में भी एक्सप्लेन किया है, तो ये चीज़ सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जीवाणु प्रतिकूल वातावरण में प्रतिकूल वातावरण में प्रतिरोधी संरचना निर्मित कर अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, जैसे एंडोस्पोर निर्माण। एंडोस्पोर, एनसीईआरटी ने सिर्फ कहा है स्पोर निर्माण। ठीक है, एंडोस्पोर का फॉर्मेशन एडवर्स कंडीशन में ये बैक्टीरिया करते हैं। मान के चलो कि ये एक बैक्टीरिया है। क्लियर, ये बैक्टीरिया का जीनोम हो गया।
क्लियर। ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हो गया। अब ये बैक्टीरिया पर, जैसे ये पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है, तो कह सकते हो पेरीट्राइकस बैक्टीरिया। अब ये क्या करेगा, ये बनाएगा एंडोस्पोर। वो कुछ इस तरीके का बनता है। अब इसमें यहाँ हो जाएगा इसका प्रोटोप्लाज्म। ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, इसी में इसका डीएनए पड़ा होगा, इसी में इसका प्लाज्मिड होगा, ठीक है। और ये जो सेल है, ये इसका कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन। क्या? दिस इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स रीजन। और इसमें होते हैं खास सब्सटेंस कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। और ये कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड यहाँ इस बैक्टीरिया को एडवर्स कंडीशन सहन करने में मददगार होता है। ऐसे ये एक्सोस्पोरियम, ये तो ये तो कहलाता है एक्सोस्पोरियम, क्लियर। और ये कहलाता है इसका सेल कोट या कॉर्टेक्स, ठीक है। इसे हम एक नाम और देते हैं, कॉर्टेक्स। इसमें होता है कैल्शियम डाइपिकोलिनिक एसिड। और ये चूँकि कैल्शियम है, इसलिए हाई टेम्परेचर को सहन करने में ये कैल्शियम मददगार होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, और ये कौन है, उसका प्रोटोप्लाज्म। क्या है? प्रोटोप्लाज्म। ये अब जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तो फिर क्या होता है कि ये बैक्टीरिया ऐसे एंडोस्पोर को ब्रेक करता हुआ बाहर की तरफ इजेक्ट होता है, ऐसे। और अल्टीमेटली ये फिर से नॉर्मल लाइफ में अपने आप को सरवाइव कराता है, ऐसे। ऐसे दिस इज कॉल्ड एंडोस्पोर, ठीक है। ये फिर से जर्मिनेट होगा और फिर से नॉर्मल बैक्टीरिया को जनरेट करेगा। तो ये चीज़ हमें समझनी है। एनसीईआरटी ने इस पर बात की। हम आपको एंडोस्पोर के बारे में समझा देते हैं, क्लियर। तो अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है। जीवाणु की एंडोस्पोर, जीवाणु की एंडोस्पोर अवस्था जीवितों में
सर्वाधिक प्रतिरोधी ठीक है, संरचना होती है। ठीक है, इस पर कैल्शियम की उपस्थिति प्लस माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, कैल्शियम की उपस्थिति 100 प्लस माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप सहन करने योग्य बनाती है। ठीक है, बनाते। अच्छा, इस पर विकिरण एवं माध्यम का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं पड़ता है। अनुकूल परिस्थितियों में यह पुनः बाहर एंडोस्पोर से निकलकर जीवन यापन करता है। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एंथ्रेक्स बैसिलस आदि हानिकारक जीवाणु जैविक हथियार के रूप में उपयोग होते हैं इन्हें एंडोस्पोर के रूप में ही संग्रहित किया जाता है। क्लियर? तो ये बात हो गई एंडोस्पोर से संबंधित है। अब इसमें एक और बात हो जाए। ये तो थी एंडोस्पोर की बात। स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु
तंतुमय, 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 स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइसिस, जीवाणु, जीवाणु, कोनिडिया, कोनिडिया, द्वारा अलैंगिक, अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं, अलैंगिक जनन प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? जैसे फिलामेंटस बैक्टीरिया होता है, ऐसे ऐसे। अब यहाँ क्या हो रहा है? इनमें ऐसे होता है, ऐसे कॉनिडिया बन जाता है, ऐसे ये कॉनिडिया बन जाता है। तो इन्हें हम कॉनिडिया नाम देते हैं, दे आर कॉनिडिया, कॉनिडिया, है ना। और इस तरीके से फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं। इसी को स्ट्रेप्टोमाइसिस की श्रेणी में भी रखा जाता है ना। तो ये चीज़ भी होगी ऐसे। मेन है एंडोस्पोर, इस पर एनसीईआरटी बात कर रही है, तो हमें भी अच्छे से समझना है। मतलब एक चीज़ याद रखना कि बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे एंथ्रेक्स है, जैसे कि प्लेग का बैक्टीरिया है, क्या करते हैं? एडवर्स कंडीशन में रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि कोरोना वायरस, ये जो अभी रिसेंटली फैल रहा है, ये चाइना के जरिए कहीं ना कहीं डेवलप किया जा रहा था लेबोरेटरी में, है ना। तो ये भी एक तरीके से अगर युद्ध है तो ये बायोलॉजिकल वेपन की तरह वर्क कर रहा है। क्लियर? ऐसे। अब हम बैक्टीरिया में लैंगिक जनन पर बात करेंगे। किस पर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो अगली हेडिंग है जीवाणुओं में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, तो कह सकते हैं इनमें सत्य लैंगिक प्रजनन नहीं होता है। सत्य लैंगिक प्रजनन नहीं होता है क्योंकि इनमें युग्मक निर्माण
युग्मक निर्माण, निषेचन, एवं अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन संपन्न नहीं होते, संपन्न नहीं होते। संपन्न नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी संपन्न नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद भी एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इनमें, ये लाइन बड़ी खास है, लेकिन इनमें प्राचीनतम अनुकूलन के आधार पर एक जीवाणु का डीएनए दूसरे जीवाणु में विभिन्न माध्यमों के द्वारा स्थानांतरित होता है, अतः इसे जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन या मीरोमिक्सिस या रिकॉम्बिनेशन माना जाता है। ठीक है, ये बड़ी खास बात है। बैक्टीरिया में सत्य लैंगिक जनन नहीं होता है। इसमें लैंगिक जनन की 3 शर्तें, युग्मक बनना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, मियोसिस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मियोसिस तो इसलिए भी नहीं होती क्योंकि इनमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज जैसी अवस्था नहीं पाई जाती। इनमें स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होता। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि इनमें कभी भी मियोसिस नहीं होगी। अब मियोसिस नहीं होगी तो फिर गैमीट कैसे बनाओगे, और गैमीट नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन कैसे करोगे। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ मोनेरा में सिर्फ बैक्टीरिया ही इसका एक्सेप्शन माने गए, अपवाद माने गए, जो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कराते हैं। मतलब ये कि आप सोचो कि दुनिया में सबसे पहले मोनेरा के मेंबर्स हैं, और मोनेरा में भी अन्य किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी नहीं होता। साइनोबैक्टीरिया में टोटली एब्सेंट है, किसी भी रूप में ये प्रोसेस वहाँ कंप्लीट नहीं होती। माइकोप्लाज्मा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट है, एक्टिनोमाइसीटीज में टोटली एब्सेंट है। लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया हैं, डेवलप्ड बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया हैं, उनमें
कुछ खास तरीके से वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का डीएनए अलग अलग माध्यमों के जरिए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है। वास्तविकता देखी जाए तो आनुवांशिकता की या इनहेरिटेंस की डेफिनेशन ही यही है भाई, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए ट्रांसफ़र हो जाए, अब वो किसी भी तरीके से हो, तो वो भी यहाँ पर भी होता है। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्टली जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन हैं, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, इन दोनों में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। दूसरा इकोलाई बैक्टीरिया हैं जहाँ कंजुगेशन पढ़ा जाता है। कॉन्जुगेशन ट्यूब यानी कौन बनाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है पिलाई, जिसे अपन सेक्स पिलाई कह रहे थे, यानी कि एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में जो पिलाई हैं वो निगेटिव के साथ में जुड़कर एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं, उसके जरिए एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र होता है, तो वो भी एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन माना गया। अच्छा, एक और बात है, यहाँ डोनर बैक्टीरिया का डीएनए कंप्लीटली रेसिपिएंट में नहीं जाता। अब जब कंप्लीटली रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र नहीं होता तो फिर वो जो ग्रहण करने वाला बैक्टीरिया है वो डिप्लॉयड भी नहीं होता, वो भी हैप्लॉयड कंडीशन में बना रहता है, बस थोड़े अमाउंट में उसका डीएनए बढ़ जाता है। ये बात हो गई। अब आपको याद हो बैक्टीरियोफाज की जब लाइफ साइकिल मैंने बताई थी, वायरस की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन की थी, तो उस टाइम हम लोगों ने देखा था कि साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है उस पर बैक्टीरियोफाज अटैक करता है और उसके बाद में 4 स्टेप के जरिए वो किस तरीके से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कराता है। ठीक है, तो मैं ट्रांसडक्शन आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि हम वायरस की लाइफ साइकिल में उसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तो हम इसे रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं क्योंकि सोचो डोनर है, उसमें रेसिपिएंट का भी कुछ डीएनए आके मिल गया, तो वो कहीं ना कहीं रिकॉम्बिनेशन हुआ। इसे मीरोमिक्सिस भी कहते हैं, है ना, और यही जीवाणुओं में लैंगिक जनन भी माना गया। इज दैट क्लियर? ऐसे तो अब हम मान सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, वो क्या है। देखते हैं। तो जीवाणु में 3 तरीके से लैंगिक जनन, 3 विधियां जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बैक्टीरिया में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कह सकते हैं जीवाणु में 3 प्रकार से लैंगिक जनन पढ़ते हैं। लैंगिक जनन अध्ययन होता है, अध्ययन होता है। पहला ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेशन, इसे हम हिंदी में कहते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। और एक है ट्रांसडक्शन, क्लियर, और ट्रांसडक्शन। इसे अध्ययन किया गया है, अध्ययन, कहाँ, अध्ययन, इसे किया गया स्ट्रेप्टोकोकस, कहाँ, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लियर। और इसका अध्ययन कहाँ किया गया,
अध्ययन ये किया गया इकोलाई, और इसका अध्ययन किया गया साल्मोनेला इसका अध्ययन कहाँ किया गया? हाँ, साल्मोनेला टाइप। इसका अध्ययन कहाँ किया गया? इकोलाई में। इसका अध्ययन कहाँ किया गया? स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, तो ऐसे इनकी स्टडी की गई। अब हमें पहली प्रोसेस की स्टडी करनी पड़ेगी। क्लियर? तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है समझने की ज़रूरत है। क्लियर? तो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इसे ग्रिफिथ ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस या निमोकोकस जीवाणु के दो स्ट्रेन की सहायता से चूहों पर अध्ययन किया था। क्लियर? तो कौन कौन से कैसे समझो। पहला जीवाणु जो था, पहला प्रकार वो ये था, इन्होंने ऐसे नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया। इसको कहते हैं आर स्ट्रेन। क्या? आर स्ट्रेन। इसी को कहते हैं क्या? रोग रहित, क्योंकि ये रोग नहीं फैलाते, इन पर कोट नहीं। नॉन विरुलेंट, ठीक है। नॉन कोटेड, इन पर कोई बाहरी आवरण भी नहीं। अब दूसरा जो टाइप लिया था, वो टाइप कौन सा था? वो ये था। इसमें ये जो बैक्टीरिया हैं, इनके ऊपर एक अतिरिक्त आवरण है ऐसे। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? ये हो गए विरुलेंट, ये हो गए कोटेड। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे
एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, रोगकारी, रोगकारी, ठीक है। और फिर इसको कहेंगे विरुलेंट, विरुलेंट, इसको कहेंगे कोटेड बैक्टीरिया, कोटेड बैक्टीरिया। तो एस स्ट्रेन है, वो आर स्ट्रेन। ये स्ट्रेप्टोकोकस के ही दो प्रकार हैं। ये बीमारी नहीं फैलाएंगे, ये बीमारी फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम कोट कहते हैं या इन्वेलप कह सकते हो। क्लियर? अब इसका एक्सपेरिमेंट कैसे चला समझो। तो एक्सपेरिमेंट, इसके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी ख़ास, 12th में भी आपको काम आएगा। 12th के सिलेबस में जब आप मॉलिक्यूलर की स्टडी करोगे तब वहाँ एक्सप्लेन किया गया है ये, है ना। तो इसका एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? एक्सपेरिमेंट है ना, क्या लिया इन्होंने? बैक्टीरिया लिए। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने? एस स्ट्रेन लिया। कैसा? एस स्ट्रेन। इंजेक्ट इन माइस, इंजेक्ट इन माइस, चूहों को वेस्ट करा। माइस क्या कर रहे थे? सर्वाइव कर रहे थे, जिंदा, क्योंकि ये रोग नहीं फैलाते, निमोनिया रोग है ना, स्ट्रेप्टोकोकस। इसको निमोकोकस भी है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जब बॉडी में जाते हैं माइस के अंदर तो फिर वो मर जाते हैं। तो इंजेक्ट माइस, तो माइस क्या कर रहे थे? माइस सर्वाइव, सर्वाइव्ड, माइस सर्वाइव कर रहे थे, मतलब चूहे जिंदा थे, माइस सर्वाइव्ड। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? अब इन्होंने क्या किया? ये विरुलेंट को लिया, ये विरुलेंट बैक्टीरिया को लिया। विरुलेंट का मतलब क्या? कि इन पर एक्स्ट्रा कोट है, ऐसे स्मूथ कॉलोनी शो करते हैं। ये कोटेड बैक्टीरिया लिए, इन्हीं को अपन क्या कह रहे हैं? विरुलेंट। तो ये है सॉरी ये रफ था, आर स्ट्रेन था, और ये है एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन रोगकारी। कौन सा है ये? रोगकारी जीवाणु। अच्छा, क्या किया गया? सेम वही, इंजेक्ट इन माइस, इंजेक्ट इन माइस, ठीक है। इंजेक्शन के जरिए माइस में इसी बैक्टीरिया को प्रविष्ट कराया। जब ये बैक्टीरिया उस माइस में प्रविष्ट हुआ तो माइस क्या हुए? माइस आर डाइड, ये मर जाते हैं, ठीक है, मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया? तीसरे एक्सपेरिमेंट में ये हुआ कि फिर से वही चीज़ ली, ये विरुलेंट हैं, एस स्ट्रेन है, क्लियर,
और यहाँ इस पर कोट भी है, लेकिन अब इसको क्या किया, अब इसे गरम कर दिया ऐसे। जब इसको गरम किया गया, हीट, तो अब क्या है कहानी, ये बैक्टीरिया हैं, एस स्ट्रेन रोगकारी हैं, प्लस क्या हो गया है, हीट, गर्मी दे दी। काम वही किया, इंजेक्ट इन माइस, ऐसे इन माइस, क्लियर। अब जब माइस में इंजेक्ट कर दिया गया तो माइस आर सर्वाइव्ड, मीन्स जिंदा। अभी ये जिंदा। सोचने की बात है, ये तो ऐसी स्ट्रेन है, विरुलेंट है, रोगकारी है, इसे निमोनिया रोग फैलाना चाहिए। लेकिन गर्म करने से क्या हुआ, हीट करने से क्या हुआ कि इसका जो कोट है वो डिज़ोल्व हो गया। और इवन एनसीईआरटी ने तो यहाँ तक कहा है कि हाई टेम्परेचर जब दिया जाता है तो फिर ये चूहे ये बैक्टीरिया मृत हो जाते हैं, लेकिन इनका डीएनए सुरक्षित रहता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से समझना, ये 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ठीक है। तो कहा जाता है कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए में ऑल्सो स्टडीड और ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्यूरिंग ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। मतलब ग्रिफिथ के परीक्षण के दौरान हम डीएनए के स्थायित्व को समझ सकते हैं। As bacteria are killed after heat, still their DNA is alive or functional। ये बात वहाँ कही जाती है, लिखिए एनसीईआरटी में, ठीक है। अब कैसे, ज़रा समझना। अब एक्सपेरिमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ एक्सपेरिमेंट में हुआ ये है कि एक तो स्ट्रेन लिया है ये विरुलेंट, कैसा, ये, दिस इज आर स्ट्रेन, कैसा, आर स्ट्रेन, क्लियर। ये आर स्ट्रेन इसमें ये लिया। और दूसरा एक्सपेरिमेंट, दूसरा चीज़ क्या लिया, दूसरा ये, इसमें जो विरुलेंट हैं, कैसे हैं, ये विरुलेंट बैक्टीरिया इस तरीके से, और इसको भी क्या किया गया है, हीट किया गया, हीट, क्लियर। ये आर स्ट्रेन है और ये क्या है, एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन, प्लस क्या है, प्लस इसमें भी हीट है, ठीक है। अब इसका और इसका एक कॉमन इंजेक्शन बना है, इंजेक्ट इन माइस, ठीक है, इन माइस। आपने एक कॉमन इंजेक्शन बनाया। वास्तविकता में देखा जाए तो हीट किल्ड, एस स्ट्रेन, हीट, तो ये मर जाना चाहिए। और ये नॉन विरुलेंट है, आर स्ट्रेन, तो ये तो वैसे भी पैथोजेनिक नहीं है, इन पर कोट ही नहीं, तो ये भी बीमारी नहीं फैला सकते। लेकिन उसके बावजूद कहा जाता है कि माइस आर डाइड, ये चूहे मर जाते हैं। तो इसके पीछे स्टोरी ये है कि कहा ये जाता है क्या, इसमें एक एवरी मैक्लियोड मैकार्थी साइंटिस्ट हुए, तो उन्होंने क्या किया है, केमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल,
chemical analysis of transforming principle ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनालिसिस किया इन्होंने। एक्चुअली क्या किया कि इसमें इसमें से जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, क्या एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, इसकी एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन या हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन, इससे इन्होंने 3 ऑब्जेक्ट निकाले। क्या क्या? इसमें से इन्होंने 3 चीज़ों को अलग अलग किया। क्योंकि पैथोजेनिक कौन है? एस स्ट्रेन ना। एक तो लिया इन्होंने डीएनए, इसको डीएनए को भी डाल दिया इसमें, ठीक है। अब दूसरा लिया इन्होंने आरएनए, आरएनए को भी इसमें इंजेक्ट कर दिया, दिस इज आरएनए। और फिर लिया प्रोटीन। इसमें 3 ये चीज़ें ही एक्चुअली इसका जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। और इसी टाइम इन्होंने कौन सा बैक्टीरिया रखा? ये बैक्टीरिया कौन है? आर स्ट्रेन। क्या? आर स्ट्रेन, रोग रहित बैक्टीरिया। कौन है? रोग रहित, ये रोग रहित बैक्टीरिया है। अब कहा जाता है कि इसमें से कौन सा सब्सटेंस इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है इस बैक्टीरिया से। ए बैक्टीरिया के 3 ऑब्जेक्ट लिए, अब इसे आर में कौन सा ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसके लिए पता करने के लिए इन्होंने लिया डीएनएज को। किसको? डीएनएज को लिया, ठीक है। इन्होंने आरएनएज को लिया। कौन को लिया? आरएनएज। और क्या लिया? प्रोटीएज। ये प्रोटीएज को भी लिया। तो प्रोटीएज को जब डाला इसमें, आरएनएज को जब डाला, है ना, तो कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू। ये बात समझने की है भाई। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन को नष्ट कर देगा। आरएनएज क्या करेगा? आरएनए को नष्ट कर देगा। आरएनए अगर इसमें ट्रांसफ़र हुआ है तो अब ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि आरएनएज। लेकिन जब डीएनएज का यूज किया गया, ये जब इसमें डीएनए को ऐड किया गया, ये तो इसका डीएनए ख़त्म हो गया। तो डीएनए जब यूज किया तो नो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, तो ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान होता क्या है कि जब इसका डीएनए इसमें ट्रांसफ़र हो जाता है, आप डीएनएज डाले तब ट्रांसफॉर्मेशन रुका है, लेकिन प्रोटीएज और आरएनएज जब आप ऐड कर रहे थे तब तो ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू था। तो कहा जाता है कि जब इसमें डीएनएज का ट्रांसफ़र होता है तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एस स्ट्रेन में। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? कन्वर्ट इन एस। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये कौन से बैक्टीरिया हो गए? अब ये बैक्टीरिया हो गए आपके एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन, है ना, रोगकारी, है ना। तो इनके द्वारा चूहे मृत होते हैं, इनसे चूहे मृत। ये तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो चूहे मृत हो रहे हैं वो वास्तव में तब हो रहे हैं जब ये मृत हो जाते हैं
इसके बावजूद भी इनका डीएनए कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है? इनका डीएनए ट्रांसफ़र किस में हो जाता है? इन बैक्टीरियाओं में। अब जब इनमें बैक्टीरियाओं में ट्रांसफ़र होता है डीएनए, तो जो आर स्ट्रेन है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एस स्ट्रेन की तरह, और वो फिर आर स्ट्रेन कन्वर्ट इन एस स्ट्रेन, और ये रोग फैलाते हैं। और ये रोग जब फैलाते हैं तो अल्टीमेटली इससे चूहों में निमोनिया डिसीज़ होती है और चूहों की मौत हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? ओके, ये चीज़। तो ये थी ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी। ठीक है, आपको इस डायग्राम से समझना है, और इसका पूरा का पूरा जो एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम है, वो हमें 12th की एनसीईआरटी में मिलता है। अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। कैसे? एस स्ट्रेन का जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र हुआ है, और आर स्ट्रेन में ट्रांसफ़र होने के बाद ये एस स्ट्रेन में बदले हैं। इसका मतलब है कि जो गर्म करने पर बैक्टीरिया डेड हो गए, बैक्टीरिया मृत हो गए, लेकिन उसका डीएनए अभी भी सुरक्षित है। वो जब आर स्ट्रेन में पहुंचता है तो फिर ये डीएनए इस पर कोट बना देता है, और इस कोट की वजह से ये बैक्टीरिया पैथोजेनिक हो जाते हैं। इसका मतलब है कि वन बैक्टीरियल डीएनए ट्रांसफर टू अनदर बैक्टीरिया, यही इनमें लैंगिक जनन को दर्शाता है। कायदे से 4th एक्सपेरिमेंट है वो लैंगिक जनन को प्रदर्शित करता है। बात ठीक? ओके, तो लास्ट लाइन में लिख देता हूँ। क्या लिख दूँ? ये एस स्ट्रेन जीवाणु का डीएनए आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है। जो जीवाणु लैंगिक जनन दर्शाता है। क्लियर? लास्ट में ये लाइन ब्लू वाली लिख लेना, है ना? तो ये कहानी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट डे हम लोग कॉन्जुगेशन पर बात करेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।